जी नमस्कार। मार्जिनल कॉस्टिंग होपफुली आज लास्ट क्लास होनी चाहिए। ओके, पेज नंबर 11.6, पेज नंबर 11.6, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सारे क्वेश्चन हो गए। यस, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो पहला काम रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 33 के बाद 34, 39, 40 एंड 41। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन तो हो चुके हैं। खैर, अभी आप क्या काम करेंगे, आप एक रिविजनरी क्वेश्चन की तरफ आइएगा। दिस इज रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 11.19। ओके, रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 11.19। A company manufactures 3 products. The budgeted quantity, selling price and unit cost are as under. आपके सामने प्रोडक्ट ए बी सी की कुछ डिटेल्स हैं, जैसे रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, required number 1, present a statement of budgeted profit. B, set optimal product mix and determine the profit if the supply of raw material is restricted to 18,400 kilograms. पहला काम आप ये करिए, आप हेडिंग डालिएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। चलिए लिखेगा टोटल फिक्स कॉस्ट। ये बात हमने इस चैप्टर में कई बार डिस्कस कर ली है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता। फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में ही डिफाइन करी जानी चाहिए। मजबूरी में हम पर यूनिट कह देते हैं, पर असल में ये टोटल में डिफाइंड होती है। अच्छा, आप जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके नाम क्या है? ए, बी एंड सी। एक जगह क्वेश्चन कहता है कि ए की जो यूनिट्स हैं वो हैं 6400, बी की जो यूनिट्स हैं वो हैं 3200 और सी की जो यूनिट्स हैं वो हैं 2400। ओके, आपको यूनिट्स की डिटेल दे रखी। अब आप ये बताइए फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में कितना दे रखा है? ₹9, ₹22, ₹18,
भाई आप तो मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट बताइए, मुझे इन सबका टोटल चाहिए बस। 1,71,200। $1,71,200। फिक्स कॉस्ट को हमेशा टोटल में ही डील किया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन कहता है ए पॉइंट कि ये बताइए जो क्वांटिटी हमने सोची थी कि हम बेचेंगे तो उस पर हमें प्रॉफिट कितना होना चाहिए था। क्या लिखा है, प्रेजेंट ए स्टेटमेंट ऑफ बजटेड प्रॉफिट। तो चलिए आइए ए पॉइंट की हेडिंग डाली जाए। हेडिंग है स्टेटमेंट शोइंग द बजटेड प्रॉफिट। स्टेटमेंट शोइंग द बजटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का प्रोसीजर तो आप जानते ही हैं। प्रोडक्ट, बजटेड यूनिट्स, उसके बाद कंट्रीब्यूशन। और जब आप कहते हैं कंट्रीब्यूशन, उसमें एक पर यूनिट और दूसरा टोटल। प्रोडक्ट के नाम है ए, बी एंड सी। बजट के हिसाब से आपको ए की यूनिट बेचनी चाहिए थी 6,400, बी की यूनिट बेचनी चाहिए थी 3,200, सी की यूनिट बेचनी चाहिए थी 2,400। अब देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम पता जरूर करेंगे। टोटल करेंगे तो उसको हम नाम देंगे टोटल कंट्रीब्यूशन। और एक बार टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो जाए तो फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, और फिक्स कॉस्ट माइनस करते ही हमें क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट, बजटेड प्रॉफिट। और फिक्स कॉस्ट आप कैलकुलेट कर चुके हैं। जो फिक्स कॉस्ट आप कैलकुलेट कर चुके हैं वो है 1,71,200। तो अब प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट किया जाए। प्रोडक्ट्स के नाम है ए, बी एंड सी। अगर आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है, यानी सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन में कितना गिवन है, 140, 120 एंड 90। अब आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट कर लेना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की शुरुआत आप किससे करेंगे, मटेरियल से। ठीक है, मटेरियल के बारे में क्वेश्चन क्या कहता है, ये है 80, 40 एंड 20। 80, 40 एंड 20। एक बात और क्वेश्चन ने कही है, ₹20 पर किलोग्राम। ये बात भी लिख लें, ₹20 पर किलोग्राम। मटेरियल के बाद दूसरी कॉस्ट कौन सी लिखी जाए, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का अमाउंट बताएं, 5, 15 एंड 10।
और क्या कहा गया, ₹5 पर आवर, 5 पर आवर। और बताइए क्या लिखा है, वेरिएबल ओवरहेड्स 10, 30 एंड 20। तो टोटल कर लिया जाए, 95, 85 एंड 50। तो अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस किया जाए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 45, 35 एंड 40। 45, 35 एंड 40, इसको हम यहां पर लिखेंगे 45, 35 एंड 40। ये टोटल कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं, 4,96,000 और फिक्स कॉस्ट माइनस करके 3,24,800। ओके, 3,24,800, 3,24,800 रुपए। ये आपने बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्वेश्चन की बी रिक्वायरमेंट की तरफ आएंगे। क्या है बी रिक्वायरमेंट? बी रिक्वायरमेंट में यह है कि आपके पास ना रॉ मटेरियल 18,400 किलोग्राम से ज्यादा नहीं। मतलब ए पॉइंट में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं थी, पर बी पॉइंट में ऐसी लिमिटेशन है। तो बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो लिखिएगा बी पॉइंट का आंसर, if raw material is in short supply, if raw material is in short supply, comma, the profitability decision is to be based upon contribution per kg of raw material, which is computed below. Contribution per kg of raw material which is computed below. तो एक बार फिर से एबीसी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 45, 35 एंड 40। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर फैसला लेना होता तो हम ए को पहली प्रेफरेंस दे देते, लेकिन हमने फैसला लेना है कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम पर। मटेरियल यूज्ड पर यूनिट, तो एक यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल यूज किया जाता है। यहां से देखेगा 1 किलोग्राम 20 रुपए का, एक यूनिट पर 80 रुपए खर्च होते हैं। तो मैं कह सकता हूं एक यूनिट को बनाने में 4 किलोग्राम लगते। यहां से सोचिए 1 किलोग्राम 20 रुपए का, एक यूनिट 40 रुपए का, तो एक यूनिट को बनाने में 2 किलोग्राम लगते हैं और यहां पर 1 किलो। अब आप क्या लिखना चाहेंगे? कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम,
ओके, अगर 4 किलो खर्च करो और 45 रुपए कमाओ तो 1 किलो की कमाई 11.25, यहां पर और यहां पर 40। ठीक है, आपने कैलकुलेट किया कंट्रीब्यूशन पर केजी 11.25, 17.5 एंड 40। तो रैंकिंग डिसाइड कर ले। पहला रैंक किसको दिया जाए? सी को, दूसरा रैंक बी को और लास्ट रैंक ए को। हां जी, तो आपने रैंकिंग्स डिसाइड कर ली है। अब आप ये तय करें, आपके पास अवेलेबल रॉ मटेरियल है 18,400 किलोग्राम्स। तो हम अवेलेबल रॉ मटेरियल को कैसे यूज करें कि मैक्सिमम प्रॉफिट की सिचुएशन अचीव करी जा सके? लिखेगा, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन the fact that total material consumption cannot be more than 18,400 kilograms, 18,400 kilograms, comma, the most profitable product combination is calculated below. ओके, ऐसी कैलकुलेशन हमने पहले भी कर रखी। आपने जो कॉलम्स बनाने हैं, पहले प्रोडक्ट, फिर यूनिट्स, फिर मटेरियल कंजम्पशन, और मटेरियल कंजम्पशन में एक पर यूनिट और दूसरा टोटल। ठीक है ना? प्रोडक्ट्स के नाम है ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी। आपकी पहली प्रेफरेंस है प्रोडक्ट सी, क्योंकि आपने उसको फर्स्ट रैंक दिया, तो आप प्रोडक्ट सी बनाइए। लेकिन प्रोडक्ट सी मैक्सिमम कितना बनाया जा सकता है? 2400 यूनिट। तो आइए हम प्रोडक्ट सी मैक्सिमम प्रोड्यूस कर ले 2400 यूनिट। 2400 यूनिट, और सी की एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल चाहिए, ये लिखा 1 किलो। तो मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया? 2400 किलो। और आप कहते हैं मटेरियल कितना है? 10,400 किलो, सॉरी 18,400 किलो, 18,400 किलो। तो अभी आपके पास अच्छा खासा मटेरियल पड़ा हुआ है। अब क्या करें? सेकंड प्रेफरेंस बी की है ना, तो फिर बी को पकड़ ले। बी की कितनी यूनिट्स बनाई जा सकती हैं? 3,200 मैक्सिमम लेवल पर। ओके, बी की एक यूनिट को बनाने में मटेरियल कितना लगता है? 2 किलो। तो मटेरियल कितना लग जाएगा कुल मिलाकर? 6,400 किलो। 6,400 किलो। अभी आपके पास मटेरियल बचा है, कितना बचा? 9,600 किलो। इसको हम लास्ट में ए को दे देते हैं, और जितनी बन जाए सो बन जाए, जितनी बन जाए सो बन जाए। एक यूनिट को बनाने में लगने 4 किलो। तो कितनी यूनिट बन सकती है? 2,400।
जितनी बना सकेंगे सो बना देंगे। आप देख सकते हैं जो सैक्रिफाइस करा है ना, ए ने करा सैक्रिफाइस। ए की डिमांड क्या है 6400 यूनिट की, लेकिन ए ने सैक्रिफाइस करा। ठीक है ना, आप लिखिएगा हेंस under the given constraints, it is advised to produce 2400 units of A, 2400 units of A, 3200 units of B, and 2400 units of C, and 2400 units of C to obtain the maximum amount of profit, to obtain the maximum amount of profit. ओके, अब अगर आप इसको मैक्सिमम प्रॉफिट कहते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा यह भी तो आपको जानना है ना, तो आइए हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट एज पर अबव रिकमेंडेशन, द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट एज पर अबव रिकमेंडेशन is computed below. The amount of maximum profit as per above recommendation is computed below. तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फिर वही कॉलम्स बनाएं, प्रोडक्ट, यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन, उसमें पर यूनिट और टोटल। तो डिसाइड हो चुका है कि ए की यूनिट बनेगी 2400, बी की यूनिट बनेगी 3200, सी की यूनिट बनेगी 2400। यह डिसाइड हो चुका है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हमने कैलकुलेट किया है 45, 35 एंड 40। आप मल्टीप्लाई करें और टोटल करें, जिससे टोटल कंट्रीब्यूशन पता चलेगा 316000। दिस इज टोटल कंट्रीब्यूशन। माइनस करें फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वही है जो पहले थी 171200, 144800। ये जो आंसर आया है इसके आगे लिखेगा मैक्सिमम प्रॉफिट। खैर, इस रिविजनरी क्वेश्चन का आंसर देने में हमको ज्यादा टाइम लगा, लेकिन जो क्वेश्चन लिमिटिंग फैक्टर का था और स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कहा जाएगा इसको। एक बात होता है कि हमने लिमिटिंग फैक्टर के अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए। हमारे पास अब जो भी क्वेश्चन बचे हैं 31, 32, 33, 34 एक कैटेगरी के हैं और 39, 40, 41 एक अलग कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। पहले हमने शुरू किए ये 4 क्वेश्चन देखने हैं इसमें, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अब लिमिटिंग फैक्टर का लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चन हो गए। तो आइएगा फिर मेन क्वेश्चंस की तरफ, और आप आइएगा पेज नंबर 11.6 पर। पेज नंबर 11.6 हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। जो भी क्वेश्चंस बचे हैं सारे बड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, पर लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन कोई नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर 11.6। The chief cost accountant of Vikas Limited found to his surprise that actual profit for the period ending on 30th June 2011 was the same as budgeted, in spite of realizing
10% more than the budgeted selling price. The following were the results. Results क्या है? पहले आपको बजटेड और फिर आपको एक्चुअल डिटेल्स गिवन है. एक तो आपको गिवन है सेल्स, दूसरा आपको गिवन है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, तीसरा फिक्स कॉस्ट, फिर प्रॉफिट. आप एक बात ऑब्जर्व करिएगा, सेल्स बजटेड 5 लाख और एक्चुअल 8,25,000. क्या सेल्स में अच्छा खासा चेंज है? बहुत बड़ा डिफरेंस है. लेकिन प्रॉफिट में देखिएगा, प्रॉफिट में बजटेड भी 1 लाख और एक्चुअल भी 1 लाख. ये सिचुएशन जो है बड़ी अजीब सी लग रही है कि प्रॉफिट में बिल्कुल चेंज नहीं आया पर सेल्स में अच्छा खासा चेंज है. यू आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द चीफ कॉस्ट अकाउंटेंट in preparing the necessary explanations as to why the profit remained the same despite increase in sales. जब सेल्स में इतना बड़ा चेंज हुआ है तो आप बताइए प्रॉफिट में चेंज क्यों नहीं हुआ? यही सवाल है ना हमारे सामने. ये क्वेश्चन एक बार ना दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम के एग्जाम में 16 नंबर का पूछा गया था. हाँ, 16 नंबर का क्वेश्चन था ये. अब आप सोचिए 16 नंबर का क्वेश्चन बड़ा छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है. चलिए आइए इसका आंसर शुरू करते. तो आप लिखिएगा एक्चुअल सेल्स. एक्चुअल सेल्स लिखिएगा 8,25,000. एक्चुअल सेल्स आपने क्या लिखा? 8,25,000. ठीक है ना, ये सेल असल में हुई है. फिर आप लिखिएगा सेल्स प्राइस वेरिएंस. ओके, क्या आप सेल्स प्राइस वेरिएंस का मतलब जानते हैं? सेल्स प्राइस वेरिएंस का मतलब, सेल्स प्राइस वेरिएंस जाने? हाँ, सेलिंग प्राइस के चेंज होने की वजह से जो चेंज है. ओके, यानी चलिए अगर यूं कह लेते हैं कि महंगा बेचने की वजह से सेल कितनी बढ़ गई है. महंगा बेचने की वजह से सेल कितनी बढ़ गई है. क्या क्वेश्चन में कहीं कुछ लिखा है कि हमने प्रोडक्ट को महंगा बेचा? हाँ, दूसरी लाइन में लिखा है कि हमने अपने प्रोडक्ट को 10% महंगा बेचा. महंगा बेचना यानी सेल्स प्राइस वेरिएंस. अब हम जानना चाहते हैं कि हमने प्रोडक्ट कितना महंगा बेचा. तो आप कुछ ऐसे लिखेगा 8,25,000 मल्टीप्लाइड विथ 10 डिवाइडेड बाय 110. 75,000. F stands for favorable. यूं सोचिए कि हम ये सोच के निकले कि 100 रुपए के रेट पर बेच कर आएंगे, पर हमने बेच दिया 110 के रेट पर. तो क्या इसका मतलब है कि आपने 10% महंगा बेचा? जब आप कहते हैं कि आपने 8,25,000 का बेचा है तो क्या 8,25,000 अपने आप में 110 है? तो अगर ये अपने आप में 110 है तो 10 कितना हुआ? 75,000. फिर आप ये एडजस्ट करके डिफरेंस बताइए. 7,50,000. अब ये दूसरी समस्या. आपको जी फेवरेबल तो फिर फेवरेबल होता ना, फिर तो आपको प्लस करना चाहिए था. ये तो आपने माइनस कर दिया. मैंने कहा माइनस करा. देखो 7.5 लाख में 75,000 प्लस करो तो 8,25,000 नहीं आता. तो आप ही कह रहे हैं मैंने माइनस करा है, मैं तो कह रहा हूं जी मैंने प्लस करा है. 7.5 लाख में 75,000 प्लस करके देखो कैलकुलेटर में, क्या आंसर 8,25,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फिर आप कैसे कह सकते हो मैंने माइनस करा? मैंने प्लस ही करा. आप ऐसे सोचिए, हम सोच के निकले 7.5 लाख का बेचेंगे, है ना. 75,000 महंगा बेच दिया. बताओ कितने में बेच दिया? तो अगर मैंने महंगा नहीं बेचा होता तो मुझे कितने में बेचना चाहिए था? 7.5 लाख में. तो फिर मुझे माइनस ही तो करना चाहिए ना.
अगर मैं कह रहा हूं महंगा नहीं बेचा होता तो फिर माइनस ही तो करूंगा, अगर महंगा नहीं बेचा होता तो। पर 7.5 लाख के में आगे मैं लिखूं क्या? ये है क्या 7.5 लाख रुपए? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड एट बजटेड प्राइस। क्या मतलब हुआ? जो भी क्वांटिटी आपने असल में बेची है, भले ही ज्यादा बेची हो, यस, जो क्वांटिटी आपने असल में बेची है भले ही ज्यादा बेची हो, लेकिन महंगी तो नहीं बेची होती। ज्यादा बेची होती पर महंगी नहीं बेची होती तो 7.5 लाख में बेचनी चाहिए थी। अच्छा, क्वेश्चन में 5 लाख क्या दे रखा है? बजटेड सेल्स। बजटेड सेल्स को मैं क्या लिखूं? बजटेड क्वांटिटी सोल्ड एट बजटेड प्राइस। बजटेड जो क्वांटिटी हम सोचते थे कि बेचेंगे, जिस प्राइस पर हम सोचते थे कि बेचेंगे, वो तो जी 5 लाख थी। अच्छा, दोनों का डिफरेंस बताइए। 2.5 लाख रुपए। और 2.5 लाख को मैं एक नाम देना चाहता हूं, वो है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है सारी बातें। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है? सेल जो इसलिए बढ़ गई क्योंकि हमने सामान ज्यादा बेचा। प्राइस वेरिएंस क्या होता है? सेल जो इसलिए बढ़ गई क्योंकि हमने महंगा बेचा। अब जरा 75,000 और 2.5 लाख दोनों का टोटल बताइए। 3,25,000 क्या है? जो टोटल सेल बढ़ गई उसमें 75,000 महंगा बेचने के कारण बढ़ गई और 2.5 लाख रुपए ज्यादा बेचने के कारण बढ़ गई, है ना? अब सवाल यह है कि इतनी फेवरेबल बातें कह रहे हो, महंगा बेचा, ज्यादा बेचा, प्रॉफिट क्यों वही का वही है? असल समस्या तो यही है कि आपके साथ अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, हम ये नहीं जान पाते। सेल बढ़ी हुई है, कितनी फेवरेबल बातें हैं, पर अल्टीमेटली तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था ना भाई। प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा? मेन क्वेश्चन तो यही है ना। खैर, यहां तक तो कैलकुलेशन हो चुकी है। अब आंसर को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, मैं अपना आंसर 2 स्टेप्स में देना चाहूंगा। पहले स्टेप में मैं ये लिखूंगा कि मैनेजमेंट को और कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, कितने प्रॉफिट की उम्मीद आपको लगानी चाहिए थी। दूसरे स्टेप में मैं बताऊंगा कि वो कौन से रीजंस हैं कि जिनके कारण से वो फेवरेबल सिचुएशन क्यों नहीं हुई। पर पहले पता तो करा जाए कि भाई आखिरकार हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ जाना चाहिए था। तो आइए उसके लिए हम हेडिंग डालें। हेडिंग है स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्रॉफिट। स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो ऑब्वियस सा पॉइंट है ना, कितना प्रॉफिट बढ़ ही जाना चाहिए था। स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो एक हेडिंग पर्टिकुलर्स और दूसरी हेडिंग अमाउंट। पर्टिकुलर्स में लिखेगा नंबर 1 एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू सेल्स प्राइस वेरिएंस।
हाँ जी, ये जो आप बार बार कहते हैं कि महंगा बेचा, तो महंगे बेचने की वजह से, मेरा मतलब है 75,000 महंगे बेचने की वजह से आपका प्रॉफिट कितना बढ़ जाना चाहिए था? जवाब है 75,000। क्या मतलब हुआ इसका? हमारे यहां कहा जाता है महंगे बेचने को प्योर प्रॉफिट। महंगे बेचने के लिए कौन सा खर्चा करना पड़ता है भाई? मतलब सोच के निकले किसी प्राइस पर बेचना है, वहां जाके 10% महंगा बेच दिया, तो बताओ इस काम के लिए आपने खर्चा करा ही क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं, ज्यादा बेचने के लिए खर्चा करना पड़ता है, ज्यादा बेचने से पहले ज्यादा बनाना पड़ता है, बनाने का खर्चा होता है। महंगे बेचने पर काहे का खर्चा है? तो अगर आपने 75,000 महंगा बेचा तो मैनेजमेंट को पूरा हक था ये कहने का कि जी फिर तो 75,000 का प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए था। खैर, अब आप लिखेंगे नंबर 2, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, अब हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस डिस्कस करना चाहते हैं। अब इसके कंसेप्ट को समझिए। एक बिजनेसमैन ये कहता है कि एक प्रोडक्ट मैं बेचता तो 10 रुपए में हूं, पर बनाता 8 रुपए में हूं, तो मैं कितना प्रॉफिट कमा लेता हूं? 2 रुपए। कहता जी क्या हुआ कि ना किसी वजह से मैं प्रोडक्ट बना ही नहीं पाया, बेच भी नहीं पाया, तो चूंकि 10 रुपए की सेल नहीं हो पाई, इसका मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट मेरे हाथ से चला गया। हमने कहा ये क्या कह रही हो भाई, 10 रुपए का प्रॉफिट थोड़ी हाथ से चला गया, 10 रुपए की सेल हाथ से चली गई। 10 रुपए की सेल नहीं हुई तो 8 रुपए का कॉस्ट भी नहीं हुआ होगा, ना सेल हुई ना कॉस्ट हुई। तो अगर 10 रुपए की सेल नहीं हुई तो इसका मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ। महंगे बेचने और ज्यादा बेचने का बुनियादी फर्क समझ में आ रहा है? महंगा बेचा प्रॉफिट, पर ज्यादा बेचा तो जितने में बेचा उसमें से कॉस्ट माइनस करनी पड़ती, तो ही तो प्रॉफिट बताओगे ना। तो आप जानना चाहते हैं ना एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। आइए उसे कैलकुलेट करें। इंक्रीज इन सेल्स 2,50,000। अगर आप कहते हैं कि आपकी सेल बढ़ी है 2.5 लाख रुपए, तो ऑब्वियसली अगर सेल बढ़ी है तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ जाना चाहिए। हालांकि फिक्स कॉस्ट बढ़ जाना चाहिए, मैं इतनी गलत बात तो नहीं कहूंगा, फिक्स कॉस्ट तो बढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़नी चाहिए थी। कितनी बढ़ जानी चाहिए थी? हां देखिए, ऐसे हमको बजटेड डिटेल दे रखी हैं कि अगर सेल 5 लाख होती है तो वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख होती है। वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख होती है अगर सेल 5 लाख होती है। यह बात एज पर बजट हमको बताई गई। अब वो कहते हैं जी सेल तो 2.5 लाख बढ़ गई है, अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ जाना चाहिए था। कितना? 1.5 लाख रुपए। डिफरेंस बताइए। 1 लाख रुपए। दोनों का टोटल अब हो गया 1,75,000। तो मैनेजमेंट को पूरा हक है ये जानने का कि भाई ये 1,75,000 का प्रॉफिट कहां चला गया। इतना प्रॉफिट और होना चाहिए था और इस वजह से 1 रुपया नहीं हुआ। तो आइए अब हम मेन आंसर दें, क्योंकि असल में सवाल तो यही पूछा गया ना कि आखिरकार प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा। खैर, अब आप हेडिंग डालेगा स्टेटमेंट शोइंग द रीजंस।
statement showing the reasons for not achieving, statement showing the reasons for not achieving the expected increase in profit. Statement showing the reasons for not achieving the expected increase in profit. आप इसमें भी ये दो कॉलम्स बनाइएगा, particulars and amount. particulars में लिखेगा नंबर 1, increase in fixed cost. इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट. देखिए, बजट कहता है कि फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख होनी चाहिए थी, पर वो तो 1.5 लाख हो गई. इसका मतलब बताइए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 50,000 रुपए. तो इसका मतलब ये एक रीजन है ना, बढ़ी हुई फिक्स्ड कॉस्ट एक रीजन है. तो रीजन हमने बता दिया, पर ये रीजन सफिशिएंट नहीं है. ये तो खाली 50,000 है, कोई और रीजन भी होना चाहिए. लेकिन इससे पहले कि हम दूसरे रीजन पर आए, हम आपको बताना चाहेंगे कि कॉस्ट अकाउंटेंट की लिमिटेशंस क्या है. कॉस्ट अकाउंटेंट ने कहा जी आपकी फिक्स कॉस्ट 50,000 बढ़ गई. अब कॉस्ट अकाउंटेंट इससे आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता. वो अगर आपसे पूछे भाई साहब फिक्स कॉस्ट क्यों बढ़ गई, क्या हो गया, क्या लैंडलॉर्ड के साथ कोई झगड़ा हुआ है, क्या रेंट ज्यादा देना पड़ गया, क्या मतलब क्या हुआ था, किस बात पे झगड़ा हुआ, क्या मामला पुलिस तक पहुंचा था, क्या मतलब कोई रिश्वत खिलानी पड़ गई क्या, बताओ बताओ बताओ. मतलब हम कॉस्ट अकाउंटेंट को कहेंगे भाई तुम क्यों अपनी हद पार कर रहे हो, तुमने अपने सवाल का जवाब दे दिया ना, अब बात को खत्म करो. अब मैनेजमेंट अपनी सरदर्दी खुद जाने. ऐसे तो फिर आपको अपनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. आपका जवाब यहां के खत्म हो गया, बेहतर है बाकी मुद्दों को आप ना उठाएं. ठीक है ना, वो मैनेजमेंट का काम है, वो काम आपका नहीं है. फिर लिखिएगा इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट. इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट लिखा जाए. बताइए वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल में कितनी हुई? 5,75,000 रुपए. सही बात है, 5,75,000 रुपए. अब यह भी बता दीजिए वेरिएबल कॉस्ट होनी कितनी चाहिए थी? 3 लाख तो ओरिजिनली सोची गई थी, 3 लाख तो ओरिजिनली सोची गई थी, ये तो हम भी मानते हैं. और जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के कारण वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी है, तो चलो उसको भी हम रिकॉग्नाइज